Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 2, the Union Executive, the President and the Vice President. Student, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें हमने इस टॉपिक को भी डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, पर पता नहीं क्या मिसमैच, क्या कन्फ्यूजन हुआ कि आधा ये टॉपिक आया है उसमें, आधा नहीं आया है, तो इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। बेटा देखो, लास्ट पार्ट का मतलब अगर पार्ट 1 का वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करा ली थी, ठीक है ना। वोटिंग कैसे होती है, वोट वैल्यू क्या होती है, वो हम सब उस पार्ट में डिस्कस कर चुके थे। तो वोटिंग हो गई थी, अब हमें वोट्स को काउंट करना है। तो अब हम देखेंगे कि वोट्स की काउंटिंग कैसे होती है और फिर रिजल्ट का डिक्लेरेशन कैसे होता है। बेटा लास्ट पार्ट में आपने दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी समझी थी, वो थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरी थी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। तो अगर आपको मेरे वीडियो से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम नहीं समझ में आता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम नहीं समझ में आता है, तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं बेटा, उनको देख करके इन दोनों कंसेप्ट को आप क्लियर कर लो, ठीक है, अगर मुझसे समझ नहीं आया है तो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शंस की तरह नहीं होते कि आपने बीजेपी के कैंडिडेट के सामने टिक कर दिया, बटन दबा दिया, है ना, या कांग्रेस के व्यक्ति के सामने जो पर्सन वहाँ पर खड़ा हुआ था कैंडिडेट, उसके सामने जो बटन था उसको प्रेस कर दिया तो आपको वोट चला गया। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता है। देखो लोकसभा का एक बार फिर से हम जिक्र करते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम होते हैं और यहाँ पर बटन होती है जिसको प्रेस करना होता है और एक ही बटन को प्रेस करना होता है, ठीक है। और आपका वोट कांग्रेस वाली बटन प्रेस की तो वहाँ चला जाएगा, बीजेपी वाली प्रेस की तो वहाँ चला जाएगा। वैसे भी हमारी कंट्री में कैंडिडेट्स को इतना प्रेफरेंस कहाँ दिया जाता है, हम तो प्रेफरेंस किसको देते हैं, पार्टीज़ को। इसलिए मैंने यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस लिखा। अगर कैंडिडेट के नाम लिखने हो तो आप लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे मोहन यादव हैं और यहाँ पर दिग्विजय सिंह है। आपको दिग्विजय सिंह को वोट देना, आप उनको दे दो, मोहन यादव को देना, आप उनको दे दो। क्लियर हुई बात। चल अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब हम प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं, जो हमारे MLAs MPs, तो होता क्या है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं अगर प्रेसिडेंट के लिए, जैसे द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई हैं, यशवंत सिन्हा खड़े हुए हैं, रामनाथ कोविंद खड़े हुए हैं और राम खड़े हुए हैं, ठीक है। आपको इन चारों को, जितने भी वोटर्स होंगे, जितने भी MLA होंगे और जितने भी MPs होंगे, ठीक है। अब MLAs में वो वाले MLAs जो इलेक्टेड हैं, MPs में वो वाले MPs जो इलेक्टेड हैं वही होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे। ये सब इनको रैंकिंग देंगे। जैसे मुझे लगता है कि द्रौपदी मुर्मू बननी चाहिए, मैंने फर्स्ट रैंकिंग इनको दे दी। इसके बाद मुझे जो कैंडिडेट पसंद है वो है रामनाथ कोविंद, फिर मुझे 3rd नंबर पर राम पसंद है और बिल्कुल भी पसंद नहीं है यशवंत सिन्हा, इसलिए मैंने इनको 4th रैंकिंग दे दी। आपको ऐसे रैंकिंग देनी होती है, रैंकिंग आपको देनी होती है। क्लियर हुई बात। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आप आगे समझेंगे कि भाई अगर जब हमने फर्स्ट लेवल की काउंटिंग की, फर्स्ट राउंड की काउंटिंग की और द्रौपदी मुर्मू को जिन लोगों ने फर्स्ट रैंक दिया था और यशवंत सिन्हा को जिन लोगों ने फर्स्ट रैंक दिया था, इनका जब टोटल काउंट आया तो इलेक्ट्रल कोटा को पूरा नहीं कर पाया। इलेक्ट्रल कोटा समझो 7,000 का है और इन्हें वोट मिले हैं 5,002, इन्हें वोट मिले हैं 5,001, तो इलेक्ट्रल कोटा पूरा नहीं हो पाया। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होगा, जिसको सबसे कम वोट मिलते होते हैं ना, उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं और उसका जो सेकेंड रैंक होता है वो इन लोगों को ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब बचे हुए कैंडिडेट्स को ट्रांसफ़र हो जाता है। नहीं समझ में आया मत समझो। मैं चाहूँगी कि YouTube में बहुत सारे वीडियोज़ हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को लेकर के, आप उसको देख लो, पर कंसेप्ट क्लियर कर लेना बेटा, ठीक है। तो अब हम काउंटिंग कर रहे हैं वोट्स की। तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस वैलिड वोट्स हैं उन्हें शॉर्ट आउट किया जाएगा सबसे पहले, फिर इलेक्टोरल कोटा काउंट होगा। अब इलेक्टोरल कोटा कैसे आता है जरा ध्यान से सुनो। जो टोटल वैलिड वोट्स होते हैं, जो टोटल वैलिड वोट्स होते हैं, टोटल वैलिड वोट्स को हम 2 से डिवाइड करते हैं, उसमें +1 करते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 5,000, इसमें 1 प्लस किया तो कितना आ गया 5,001। आई बात समझ में। इलेक्टोरल कोटा कैसे निकलता है, इलेक्टोरल कोटा के लिए आपको टोटल वैलिड वोट्स को, टोटल वैलिड वोट्स जिनका नंबर हमारी कंट्री में लाखों में है, टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्या समझा कि 5,001 है। फिर से ध्यान से सुनो,
इस पैराग्राफ में आपको अननेसेसरी उलझने की ज़रूरत नहीं है बेटा। मैं इसी पैराग्राफ के कारण इतना डिले की हूँ इस पार्ट 2 के वीडियो को, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ पर। बस आप इतना याद रखो कि पहले हम फर्स्ट प्रेफरेंस के वैलिड वोट को काउंट करेंगे। जब उनकी काउंटिंग हो जाएगी तो हम देखेंगे कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट जो हैं वो इलेक्टोरल कोटा को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। अब इलेक्टोरल कोटा कैसे काउंट होगा? वैलिड वोट्स जितने पड़े हुए हैं ना, जितने भी वैलिड वोट्स हैं उनको डिवाइड कर दो किससे? 2 से, और उसमें क्या कर दो? +1। जो कैलकुलेशन आएगा वही कहलाएंगे आपके इलेक्टोरल कोटा। क्लियर हुई बात? सुनो बेटा, इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड, किसी कैंडिडेट को अगर इलेक्ट होना है तो उसके पास एटलीस्ट कोटा पूरे करने जितने वोट्स तो मिलने चाहिए। इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड अ कैंडिडेट मस्ट गेट वोट्स एटलीस्ट इक्वल टू द कोटा, जो कि क्लियर मेजॉरिटी होगी। किसकी? वैलिड वोट्स की। वैलिड वोट्स की क्लियर मेजॉरिटी। क्लियर मेजॉरिटी कैसे निकालते हैं बेटा? 500 अगर टोटल वोट्स से 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 250। मेजॉरिटी के लिए क्या चाहिए? 251। तो 251 जिसको मिल गया वो जीत गया। तो यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड, अगर किसी कैंडिडेट को इलेक्ट होना है तो उसके पास कम से कम कितने वोट तो हो? कोटा के बराबर वोट तो हो। कोटा हमने कैसे निकाला सीख गए ना तुम? टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 2। टोटल वैलिड वोट्स बोल रही हूँ मैं, ज़रा ध्यान रखना है इसको, है ना। इसको एक बार क्रॉस चेक और कर लेना यूट्यूब से, किसी भी चैनल से, गूगल से। टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 2 +1, ये क्या आ गया आपका? इलेक्टोरल कोटा, मतलब क्लियर मेजॉरिटी ऑफ द वैलिड वोट्स। ये तभी मैंने टोटल वैलिड वोट्स बोला है ना। टोटल वैलिड वोट की मेजॉरिटी जिस व्यक्ति को मिल जाएगी वो चुना जाएगा। पर फर्स्ट काउंट में, एट द फर्स्ट काउंट हम सब किसको काउंट करते हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस को कंसीडर करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको कोटा से ज़्यादा या कोटा के बराबर वोट मिल गए तो वो जीत जाएगा, उसे डिक्लेयर कर देंगे हम कि भाई ये व्यक्ति इलेक्टेड है। पर कई बार ऐसा होगा बेटा कि कुछ कैंडिडेट होंगे जिन्हें ज़्यादा वोट मिले होंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें कम वोट मिले होंगे, पर वो इलेक्टोरल कोटा को पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इन केस नो कैंडिडेट सिक्योर्स द फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स, जो फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट हमने निकाला ना 5001, अगर कोई भी कैंडिडेट इस कोटा तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, तो जो कैंडिडेट होगा जिसको लीस्ट नंबर में वोट्स मिलेंगे उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि वो कैंडिडेट जिसको लीस्ट नंबर में वोट्स मिलेंगे उसे हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। और उसके जो वोट्स होंगे, जो लीस्ट नंबर पे हमने डी को एलिमिनेट किया था ना, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे कितने वोट मिले थे? 3000, सबसे कम, इसीलिए इसे एलिमिनेट कर दिया। अब इसके सेकंड प्रेफरेंस के वोट ट्रांसफ़र होंगे। फिर से ध्यान से सुनो, यहाँ लाइन टू लाइन ध्यान रखना बेटा। इन केस नो कैंडिडेट सिक्योर द फिक्स कोटा, अगर किसी को फिक्स कोटा नहीं मिला है तो कैंडिडेट जिसको सबसे कम वोट मिले होंगे, है ना, उसे हम एलिमिनेट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और इसके जो वोट्स होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है। किस बेसिस पे? सेकेंड प्रेफरेंस के बेसिस पे। जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो देखेगा कि कोई कैंडिडेट इस ट्रांसफ़र के बाद कोटा को अचीव कर पा रहा है कि नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर की तो बेचारी बड़े परेशानी, वो कैलकुलेशन में ही लगा रहेगा। सेकेंड राउंड की जब काउंटिंग होगी तो उसमें सेकेंड प्रेफरेंस ट्रांसफ़र होगा। सेकेंड प्रेफरेंस किसका ट्रांसफ़र होगा? जिसको ए में सबसे कम वोट मिले। फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे कम वोट मिले, वो एलिमिनेट हो गया। अब उसके बैलेट पेपर उठाए, उसके बैलेट पेपर में हमने देखा कि भाई फर्स्ट प्रेफरेंस पे तो इसने डी को वोट दिया था, पर सेकंड प्रेफरेंस में कितनों ने बी को, कितनों ने ए को और कितनों ने सी को वोट दिया था, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर देख रहा है कि आप कोटा पूरा हुआ है। अगर कोटा पूरा हो गया तो कैंडिडेट्स को डिक्लेयर घोषित कर दिया जाएगा, और अगर नहीं तो फर्दर काउंटिंग होगी वोट्स की। और अब इस बार हम थर्ड प्रेफरेंस को देखेंगे। ठीक है। देखो, फिर बेचारे रिटर्निंग ऑफिसर ने देखा कि कोटा पूरा नहीं हुआ है, किसी कैंडिडेट ने कोटा पूरा नहीं कर पाया है अभी भी, तो जो कैंडिडेट होगा फिर से जिसके लीस्ट वोट्स होंगे सेकंड प्रेफरेंस में, उसे क्या कर दिया जाएगा? एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जिसका वोट काउंट अब सबसे कम आ रहा है, जिसका भी वोट काउंट अब तक सबसे कम आएगा, उसे क्या कर दिया जाएगा? वापस से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फिर बेटा वही वापस से होगा कि वो कैंडिडेट जो एलिमिनेट हो रहा है उसकी सेकंड चॉइसेस को हम देखेंगे कि वो जो इलेक्टर्स थे जिन्होंने फर्स्ट रैंकिंग दी थी, है ना, इस व्यक्ति को जिसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, उसने सेकंड प्रेफरेंस पे किसको रखा था, उस हिसाब से फिर वोट्स कैंडिडेट को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक कोटा पूरा नहीं हो जाता।
टाइम ऐसा आएगा बेटा जब एक ही कैंडिडेट बचेगा, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब एक बार इलस्ट्रेशन से समझो तो शायद तुम्हें समझ में आ जाए। सपोज जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हैं वो 10,000 हैं और 4 कैंडिडेट्स को खड़ा करा गया है, तो कोटा कितना आ जाएगा? 5001। अभी हमने देखा ही था कैसे करते हैं कोटा, 10,000 डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो बेटा यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम थी ना इस पैराग्राफ की, वो देखो क्लियर हो गई। यहाँ पर क्या लिखा है? नेक्स्ट द इलेक्ट्रल कोटा इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स। फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो इलेक्ट्रल कोटा के लिए हमें क्या करना है, जरा ध्यान से देखो, प्रेफरेंस का जिक्र ही नहीं करना है, क्या देखना है? टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 2 + 1, ये होता है कोटा। ठीक है, तो इस केस में कोटा कितना है? 5001। अब समझ में आया इस पैराग्राफ की क्या प्रॉब्लम थी? चलो, अब हमने देखा कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस की बात करेंगे हम, लेट अस अज्यूम द डिवीजन ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस। ए को 4000 मिला, बी को 3000, सी को 1000 लोगों ने और डी को 2000 लोगों ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखा। तो 4000 लोग चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंट बन जाए, बी को 3000 लोग चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंट बन जाए। पर किसी भी कैंडिडेट को मुझे बात बताओ, क्या कोटा मिला? कोटा कितना था बेटा हमारा? 5001 था ना। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी 5001, वो किसी को भी नहीं मिला। और वहीं पर हम देख रहे हैं कि बेचारा सी बहुत कम वोट लाता है, तो इसीलिए हम इसे डिफीटेड मान लेते हैं और इसके वोट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे किसको? रिमेनिंग कैंडिडेट्स को, अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रेफरेंस। कि भाई सी को बहुत सारे लोगों ने, 1000 लोग थे ना शायद, सी को 1000 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा, तो जो सी को वोट देने वाले लोग थे उन्होंने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा, पर ए और बी को भी तो कोई ना कोई रैंकिंग दी होगी, सेकंड दी होगी, थर्ड दी होगी। तो अब हम वोट्स देखेंगे। ठीक है, किसी के 1000 में से 500 लोगों ने हो सकता है ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हो, 500 लोगों ने हो सकता है डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हो। तब हम सेकंड प्रेफरेंस की बात करेंगे। तो जो सी बेचारा जो सबसे कम वोट लाया था वो डिफीट माना जाएगा और इसके वोट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रेफरेंस मार्क बाय देम। सपोज सेकंड प्रेफरेंस में ए को वोट मिले 2000, बी को 700 और डी को 100। अब हमने काउंटिंग कर ली। अब यहाँ पर क्या कोटा पूरा हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। कोटा था 5001 का, पर अभी बहुत दूर हैं ये लोग। तो अब हम देखेंगे कि बेचारे डी को दोनों मिलाकर भी सबसे कम ही वोट मिले, इसलिए अब डी एलिमिनेट हो जाएगा। हो गया डी एलिमिनेट, क्योंकि किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, तो जो कैंडिडेट डी है उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उसके वोट ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे ए और बी को अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट चॉइसेस एक्सप्रेस बाय द बैलेट पेपर। जो सेकंड प्रेफरेंस, जिन लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस डी को दिया था, कितने वोट दिए थे? 2000। अब 2000 वोटर्स ने किसी ना किसी को सेकंड प्रेफरेंस तो दिया होगा। जिन 2000 लोगों ने डी को फर्स्ट रैंकिंग दी थी उन्होंने सेकंड रैंकिंग में ए और बी को चुना होगा, हो सकता है। अब हम वो काउंट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड प्रेफरेंस वोट्स इन रिस्पेक्ट टू 2000 वोटर्स एंड थर्ड प्रेफरेंस वोट इन रिस्पेक्ट टू 100 वोटर्स। अब जब डी को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो इस 2000 का जो सेकंड प्रेफरेंस है वो देखेंगे और इस 100 का थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे। तो टोटल 2100 वोट्स में से 600 अगर ए को गए और 1500 बी को गए, तो अब रिजल्ट कितना आ गया? ओहो, मेजॉरिटी पूरी हो गई। तो बी कैंडिडेट इस तरीके से इलेक्टेड माना जाएगा, क्योंकि अब उसने डिजायर्ड कोटा को अचीव कर लिया है। होप इतना क्लियर होगा बेटा आप लोगों को। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को। 2022 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे ना बेटा, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है बेटा कि हमारी जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। इनका नाम प्रपोज करने वाली पार्टी कौन सी थी? तो वो थी बीजेपी। और बीजेपी का जो अलायंस है जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। तो बीजेपी एक मेजर कंपोनेंट है किसका? एनडीए का। एनडीए का फुल फॉर्म क्या है बेटा? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इन लोगों ने नाम प्रपोज किया था किसका? द्रौपदी मुर्मू का। और ये इलेक्शन जीत भी जाती हैं, द्रौपदी मुर्मू इलेक्शन जीत जाती हैं। ठीक है, इलेक्शन कब जीतती हैं ये? 21 जुलाई 2022 को। सो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, द बीजेपी लेड एनडीए कैंडिडेट, वन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन 21 जुलाई 2022। ठीक है,
और इन्होंने किसको हराया होता है बेटा? शी डिफीटेड राइवल यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा का नाम प्रपोज करने वाली पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट कौन था? यशवंत सिन्हा। इसको हराया किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है। श्रीमती मुर्मू गॉट 2824 वोट्स, जिसकी टोटल वैल्यू थी 6,76,803। जबकि के जो हमारे यशवंत सिन्हा थे उन्हें वोट मिले 1877, जिसकी वोट वैल्यू थी, टोटल वैल्यू थी 3,80,177। पढ़ेंगे ओथ ऑफ ऑफिस। अब ये लोग ऑफिस को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के पहले क्या लेंगे? शपथ लेंगे। ठीक है। तो ये अपने ऑफिस में एंटर करें, प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में एंटर करें, इसके पहले इन्हें शपथ लेनी पड़ती है, ओथ लेनी पड़ती है। और ये ओथ किसके प्रेजेंस में होती है बेटा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रेजेंस में हमारे प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, उसके बाद ही वो ऑफिस में आ सकते हैं। ठीक है। और कौन सी ओथ हमारे प्रेसिडेंट लेते हैं? पहली। बेटा अब हम ओथ्स को डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट ओथ है उसमें हमारे प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि मैं फेथफुली एग्जीक्यूट करूँगा सारे ही फंक्शंस को जो भी मेरी डोमेन में आएंगे। एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जितने भी फंक्शंस मुझे डिस्चार्ज करने होंगे, परफॉर्म करने होंगे, उनको मैं फेथफुली एग्जीक्यूट करूँगा, निष्ठापूर्वक उनका निर्वहन करूँगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है? निर्वहन करना। फिर से ध्यान से सुनो बेटा। यहाँ पर राष्ट्रपति बोलते हैं मैं राष्ट्रपति के पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा। जो भी फंक्शंस मुझे परफॉर्म करने होंगे, डिस्चार्ज करने होंगे, वो मैं पूरे फेथ के साथ करूँगा। सेकेंड, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। लॉ का मतलब होता है बेटा कानून, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो मैं संविधान का, कानून का संरक्षण करूँगा, उसका बचाव करूँगा। ठीक है। मतलब उसको सुरक्षा दूंगा और उसका बचाव करूँगा। प्रोटेक्ट करने का मतलब यहाँ पे निकालो कि मैं सुरक्षा करूँगा, और डिफेंड करने का मतलब बचाव करूँगा। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को, कानून को संरक्षण दूंगा। प्रिजर्व बोले तो संरक्षण, प्रोटेक्ट करना बोले तो सुरक्षा देना, और डिफेंड करना मतलब बचाव करना। ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। प्रोटेक्ट करने को तुम ऐसे समझ लो सुरक्षा करूंगा, और डिफेंड करने का मतलब होता है बचाव करूंगा। तीसरा, मैं अपने आप को पूरी तरह डिवोट कर दूंगा। वन सेल्फ मतलब खुद को पूरी तरह डिवोट कर दूंगा। किसके लिए? हमारे इंडिया के लोगों की सर्विस के लिए। ठीक है। भारत के लोगों की सेवा और उनकी भलाई के लिए मैं अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दूंगा। ये तीसरी प्रतिज्ञा है जो हमारे प्रेसिडेंट लेते हैं। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन डिस्प्यूट्स को, कि भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर भी कोई डिस्प्यूट हो सकता है क्या, हुआ है क्या, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो जितने भी डाउट्स और जो डिस्प्यूट्स होते हैं प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को लेकर के, उन्हें इंक्वायर किया जाता है और डिसाइड किया जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट। भाई जब भी किसी को ऐसा लगता है कि यार कुछ धांधली हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, तो इसको डिसाइड करने का, इसको इंक्वायर करने का पूरा राइट किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगी वो कैसा होता है? फाइनल, है ना। अब इलेक्शन को आप क्वेश्चन कर सकते हो किस ग्राउंड पे, कि भाई ब्राइबरी दी गई होगी, है ना, कहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस बताया गया होगा, मतलब प्रभावित किया गया होगा इलेक्शंस को, कहीं पर घूस दी गई होगी, कहीं पे जो लॉज होते हैं, जो कानून होते हैं, उनकी नॉन कंप्लायंस हुई होगी, उनकी पालना प्रॉपर नहीं हुई होगी। तो 3 ग्राउंड बताएं कि या तो घूस दी गई होगी, या तो अनड्यू मतलब प्रभाव डालने की कोशिश की होगी जो सही नहीं है, उस तरीके से किसी कानून की पालना सही तरीके से नहीं हुई होगी। ठीक है। ये सारे एलिगेशंस हो सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर 3 वर्ड का मीनिंग मैं आपको बता दूँ। ब्राइबरी मतलब घूस लेना, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अनुचित प्रभाव। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव होता है, पर वो प्रभाव जब सही ना हो, उचित ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस। और नॉन कंप्लायंस मतलब कुछ नियम कानून हैं जिनकी पालना होनी चाहिए, अगर आपने उनका पालन नहीं किया है तो उसे क्या कहेंगे? नॉन कंप्लायंस, अनुपालन ना होना। ठीक है। इन 3 ग्राउंड्स पे आप क्या कर सकते हो? चैलेंज कर सकते हो किसके इलेक्शन को? प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। 24 नवंबर
1997 को जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने बहुत सारी पेटिशंस को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, है ना, जो चैलेंज कर रही थी किसके इलेक्शन को, श्री KR नारायणन के इलेक्शन को, ठीक है, टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो पेटिशनर थे उनका मानना ये था कि भाई ये ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया, क्यों एकदम से प्रपोजर्स और सेकेंडर्स के नंबर्स को 50 ईच कर दिया गया। प्रपोजर्स कौन होते हैं बेटा, जो प्रेसिडेंट के नाम को प्रपोज करते हैं। तो कम से कम 50 लोग ऐसे होने चाहिए लोकसभा राज्यसभा से मिलाकर, MLA को मिलाकर, जो प्रपोज करें किसी व्यक्ति के नाम को एज अ प्रेसिडेंट, और 50 लोग ही एज अ सेकेंडर चाहिए जो सपोर्ट करें प्रपोजर्स को कि भाई हम इनके साथ हैं, ठीक है। तो 50 प्रपोजर्स चाहिए, 50 सेकेंडर्स चाहिए। तो ये जो ऑर्डिनेंस आया लोग इसके खिलाफ थे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, पहले तो सिर्फ 10 प्रपोजर्स चाहिए होते थे और 10 सेकेंडर्स चाहिए होते थे, अब आपने अचानक से इतना नंबर क्यों बढ़ा दिया। अच्छा, एक दो चेंजेस और आए थे इसी टाइम में। पहले डिपॉजिट अमाउंट बेटा 2500 हुआ करता था, बाद में इस डिपॉजिट अमाउंट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 15,000 कर दिया गया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। KR नारायणन के इलेक्शंस को चैलेंज कर रहे थे बहुत सारे याचिकाकर्ता। पेटिशन मतलब याचिका होती है और पेटिशनर मतलब होते हैं याचिकाकर्ता। वो लोग चैलेंज कर रहे थे कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि अब 50 सेकेंडर्स चाहिए, 50 प्रपोजर्स चाहिए, पहले तो 10 ही चाहिए थे, है ना। तो ये बात थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया। डिस्कस करेंगे पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं, जो पोजीशंस होती हैं, उन्हें फॉलोइंग हेडिंग्स के अंतर्गत हम डिस्कस कर सकते हैं। ये एग्जीक्यूटिव पावर, तो बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगी यूनियन की, मतलब हमारी कंट्री की, हमारे भारत की, हमारी संघ की, यूनियन का मतलब होता है संघ, और भारत क्या एक संघ है, इंडिया क्या एक यूनियन है ना। तो भारतीय संघ की, इंडियन यूनियन की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं वो किस में निहित होती हैं, किसके पास होती हैं, प्रेसिडेंट के पास होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पावर की तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है। सबसे पहले हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हेड होते हैं किसकी, यूनियन एग्जीक्यूटिव की। जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं वो किसके नाम पर ही साइन होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर ही साइन होते हैं। तो बेटा थोड़े से एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो कि वो कौन कौन से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं जो सिर्फ प्रेसिडेंट ही इशू कर सकते हैं या प्रेसिडेंट के नाम से ही इशू होते हैं, तो इमरजेंसी यही प्रोक्लेम करेंगे, जज को डिसमिस करने की पावर इन्हीं के पास है, किसी को पार्डन करना हो, है ना, मतलब हम बोलते हैं ना कि जो हमारे कैदी होते हैं उनकी कोई सज़ा वज़ा माफ़ करना हो तो वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ किसके नाम पर ही होंगी, प्रेसिडेंट के नाम पर ही होंगी। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बात बताता है कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर है उसे अपॉइंट कौन ही करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे। दूसरे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, पर किसकी एडवाइस पे करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेंगे। तो बेटा हमने पहले ही कहा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारी कंट्री के नॉमिनल हेड होते हैं, मतलब नाम मात्र के हेड होते हैं। तो बेटा ये अक्कड़ पकड़ बम्बे वो करके किसी को भी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते ना। जिस पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी मिली होगी, जो पार्टी जीती होगी, वो जिस कैंडिडेट को सेलेक्ट करेगी उसको सिर्फ अपॉइंट करते हैं कौन, हमारे प्रेसिडेंट। तो फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या पढ़ना है आपको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन ही करेंगे, प्रेसिडेंट, और दूसरे जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, जिनके अंदर डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आती है, उन सबको अपॉइंट करने का काम किसका होगा, प्रेसिडेंट का होगा। पर वो किसकी एडवाइस पे करेंगे बेटा, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेंगे, खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। ये ड्यूटी होती है प्राइम मिनिस्टर की कि वो प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेट करे सारे डिसीजंस रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। थर्ड, पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव हाई डिग्निटरीज ऑफ द स्टेट। स्टेट के जितने भी हाई डिग्निटरीज होंगे उनको अपॉइंट करने का, उन्हें रिमूव करने का काम किसका ही होगा, प्रेसिडेंट का होगा। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। तो CAG को अपॉइंट कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट प्रेसिडेंट।
और जितने भी गवर्नर्स होते हैं उन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। फॉरेन कंट्री में जो एम्बेसडर्स जाते हैं उन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं वही फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। जो CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको भी अपॉइंट करते हैं। और इलेक्शन कमीशन के जो 2 और मेंबर रहेंगे उन्हें भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, CAG को अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, UPSC के मेंबर्स, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दूसरे मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के, इन सबको अपॉइंट करते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल को रिमूव कर सकते हैं, गवर्नर्स को, हाई डिग्निटरीज जो भी होते हैं स्टेट्स के, उन्हें हटा सकते हैं। बेटा अब हम 4th पॉइंट को डिस्कस करेंगे। 4th पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज़ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय शासित प्रदेश। टोटल यूनियन टेरिटरीज़ अभी इंडिया में कितनी है? 8। ठीक है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 के अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटरीज़ को एडमिनिस्ट्रेट करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है बेटा? प्रेसिडेंट के ऊपर होती है। अब आप लोग सोच रहे होगे प्रेसिडेंट 1 है, यूनियन टेरिटरीज़ 8 हैं, तो कैसे मैनेज होता होगा? तो बेटा जो प्रेसिडेंट है वो एक्सरसाइज करता है अपनी अथॉरिटी को थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर। किसके थ्रू करता है? एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज दिस अथॉरिटी थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर हुई बात? चलें आगे। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ये अलग अलग डेजिग्नेशन के हो सकते हैं बेटा। ये कैसे हो सकते हैं वो भी यही समझो कि अगर हम 2 यूनियन टेरिटरी के एग्जाम्पल से समझते हैं, एक है दिल्ली और दूसरी है चंडीगढ़। पहली कौन सी पढ़ेंगे हम बेटा? दिल्ली, और दूसरी कौन सी देखेंगे? चंडीगढ़। ठीक है, जो पंजाब का गवर्नर होगा ना बेटा वही देखता है किसको? चंडीगढ़ को भी, पर उसे डेजिग्नेशन क्या दिया होता है? नाम क्या रखा होता है उसका? एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक हुई बात? अब ऐसे ही दिल्ली का खुद से अकेला है। जैसे चंडीगढ़ के केस में हम देख रहे हैं कि पंजाब का गवर्नर चंडीगढ़ को भी गवर्न करता है, एडमिनिस्टर करता है। वहाँ उसे किस नाम से जाना जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जाना जाता है। वैसे ही दिल्ली का अपना खुद का गवर्नर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। आई बात समझ में? तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करते हैं। वैसे ही पंजाब में नहीं, चंडीगढ़ में पंजाब के गवर्नर किसकी तरह काम करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करते हैं। तो क्लियर हुई बात? तो ये पावर भी हमारे प्रेसिडेंट के पास ही होती है कि ही कैन अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरीज। अब पंजाब और चंडीगढ़ पड़ोस में एक ही एरिया में आते हैं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है पंजाब के गवर्नर को एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। क्लियर है? प्रेसिडेंट एक्ट्स थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। प्रेसिडेंट एक्ट करता है, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है किसके थ्रू? एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, विद सच डेजिग्नेशन एज प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई। अब कहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, कहीं पर गवर्नर होते हैं। ठीक है, अब बेटा हम 5th पॉइंट को डिस्कस करेंगे, कंट्रोल ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 356 है वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के वो कंट्रोल कर सकते हैं किसको? स्टेट गवर्नमेंट को भी, थ्रू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। क्लियर है? और जब आर्टिकल 356 का यूज़ करके प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट पे लगाया जाएगा तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को
कम्प्लीटली सस्पेंड कर दिया जाएगा और जो स्टेट होगा वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में होगा, यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। फिर से ध्यान से सुनो, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो वैसे तो नेसेसरी डायरेक्शन देती रहती है स्टेट को, पर जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो जो कंट्रोल होता है यूनियन गवर्नमेंट का वो स्टेट के ऊपर पूर्णतः हो जाता है, कंप्लीट होता है ना, उसमें कोई स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। पूरी तरह उस स्टेट को कौन संभालेगी, यूनियन गवर्नमेंट। समझ में आया? अब हम सेकेंड हेड को डिस्कस करेंगे, द मिलिट्री पावर्स। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं बेटा डिफेंस फोर्सेस के। इंडिया में जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं, भले ही वो आर्मी हो, नेवी हो या एयर फोर्स हो, ठीक है, इन तीनों के ही जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। हाउएवर जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें अपनी पावर को एक्सरसाइज करना होता है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो कानून है उसके हिसाब से ही, उसके अनुसार ही प्रेसिडेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। बेटा प्रेसिडेंट के पास ही ये पावर होती है कि वो किसी कंट्री पे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कर सकते हैं, पीस की घोषणा कर सकते हैं। तो वॉर का डिक्लेरेशन भी कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। पीस का डिक्लेरेशन भी कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर द वॉर एंड पीस। जो पार्लियामेंट है, द पार्लियामेंट इज़ कॉम्पिटेंट टू गिव डायरेक्शन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। और पहले ही हमने पढ़ा है बेटा कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या हैं, नॉमिनल हेड हैं। तो ये जो हमारा नॉमिनल हेड है ये खुद से ना तो वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं ना पीस डिक्लेयर कर सकते हैं, पर पार्लियामेंट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ये अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो वॉर डिक्लेयर कर सकता है, पीस डिक्लेयर कर सकता है। जो पार्लियामेंट है वो पूरी तरह सक्षम है कि वो डायरेक्शन देगी प्रेसिडेंट को कि वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करे रिगार्डिंग वॉर एंड पीस। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे बेटा लेजिस्लेटिव पावर्स को। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के वो यूनियन पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। कोई बिल लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए, पर जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं कर देते लॉ नहीं बन पाएगा वो बिल। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या हैं, इंटीग्रल पार्ट हैं किसका, यूनियन पार्लियामेंट का। जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की वो क्या क्या होती है हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, पावर टू समन एंड प्रोरोग पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा को डिसॉल्व करना, लोकसभा को कॉल करना, उससे रोकना। तो बेटा यहाँ पर ये जो वर्ड समन है इसका मतलब होता है कॉल करना और प्रोरोग का मतलब होता है डिसकंटिन्यू करना। तो पार्लियामेंट को बुलाना, पावर टू समन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की बैठक को बुलाना, उसकी बैठकों को डिसकंटिन्यू करना, ये भी हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। और ये लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास पूरी ताकत है कि वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से किसी को भी मीटिंग के लिए बुला सकते हैं, किसी की भी मीटिंग को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं और इवन लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकते हैं पूरी तरह। हिंदी में बेटा उसको बोलते हैं भंग करना, और कुछ भी बोलते होंगे तो मुझे पता नहीं, पर डिसॉल्व करना लोकसभा के केस में तो यही होगा, भंग कर सकते हैं। वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं पूरी तरीके से, और रोक भी सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं और उसकी मीटिंग। बेटा हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो समन कर सकता है, कॉल कर सकता है, बुला सकता है किसको, पार्लियामेंट को। पर बुलाने के लिए भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। द पावर टू समन पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन, इसमें भी एक कंडीशन दी गई है, ठीक है। संसद को बुलाने की जो शक्ति है प्रेसिडेंट के पास है, पर उसमें भी एक शर्त है, एक कंडीशन है कि देखो जो लास्ट सिटिंग हुई होगी लास्ट सेशन की उसमें और जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसकी फर्स्ट सिटिंग, इन दोनों के बीच में 6 मंथ का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो, वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो समझ में आएगा। द पावर टू समन पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट 6 मंथ शैल नॉट इंटरवीन। 6 मंथ से कम का ही समय हो, उससे ज़्यादा का समय नहीं हो बिटवीन वॉट, लास्ट सिटिंग ऑफ लास्ट सेशन और जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है उसकी फर्स्ट सिटिंग के बीच में। मतलब जो सेशन चल रहा था उसकी लास्ट सिटिंग और जो सेशन आने वाला है उसकी फर्स्ट सिटिंग के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर बेटा हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, ठीक है।
लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसे भंग कर सकते हैं। पर बेटा जो राज्यसभा होती है वो परमानेंट बॉडी होती है, उसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। उसका क्या नहीं होता है? डिसोल्यूशन नहीं होता है। डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? कि इसे कभी विघटित नहीं किया जाएगा, इसका कभी विघटन नहीं होगा। तो राज्यसभा है ये परमानेंट बॉडी होती है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता, इसका विघटन नहीं होता है। जबकि कि लोकसभा को पूरी तरह विघटित या भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है बेटा? अब हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिंग मेंबर्स टू द हाउसेस। लोकसभा और राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, इनको नॉमिनेट करने का काम भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। बेटा पहले लोकसभा में 2 सीट्स हुआ करती थी जो रिजर्व हुआ करती थी, किसके लिए? एंग्लो इंडियंस के लिए। पर अब ये रिजर्वेशन, ये नॉमिनेशन नहीं होता है ना? अब सिर्फ प्रेसिडेंट राज्यसभा के लिए 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। हमने एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्वेशन हम अब तक देते आए हैं वो ख़त्म कर दिया है। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को, किसके लिए? राज्यसभा के लिए। फ्रॉम एमंग पर्सनस हैविंग स्पेशल नॉलेज, वो बहुत सारे लोग जिनमें स्पेशल नॉलेज होगा, जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा डिफरेंट फील्ड का, उनमें से जो सबसे टॉप नॉच वाले होते हैं उसको नॉमिनेट करते हैं कौन? हमारे प्रेसिडेंट। और बेटा ये जो नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये किन किन मैटर्स से रिलेटेड होगा? लिटरेचर से, साइंस से, आर्ट से, सोशल सर्विस से। ठीक है। इन जुलाई 2022, ठीक है, 2022 में फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर इलैयाराजा को भी 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स में से एक मेंबर रखा गया था। ये क्या लिखा है? इलैयाराजा। हिंदी में देख लो एक बार, जिसको पढ़ना नहीं आ रहा है, इलैयाराजा। ठीक है, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स थे राज्यसभा के। फिर जो रिनाउंड एथलीट पीटी उषा हैं, वो भी नॉमिनेटेड मेंबर रही हैं राज्यसभा की। बेटा आप सब लोग सचिन तेंदुलकर को तो जानते होंगे। सचिन तेंदुलकर को भी 2012 में, मतलब 2012 में नॉमिनेटेड मेंबर चुना गया था। किसका? राज्यसभा का। तो जैसे इलैयाराजा हैं, पीटी उषा हैं, सचिन तेंदुलकर भी थे, ऐसे ही नॉमिनेटेड मेंबर किसके? राज्यसभा के। आप लोग फेमस एक्ट्रेस रेखा को भी जानते होंगे, वो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स रही हैं। पीटी उषा, इलैयाराजा, सचिन तेंदुलकर, ये एग्जाम्पल हैं किसके? नॉमिनेटेड मेंबर्स के। बेटा ये जितनी भी पावर्स अभी हमने ऊपर डिस्कस की कि पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं, मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, ये सारी नॉमिनल पावर्स हैं और इन्हें प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं सिर्फ किसकी एडवाइस पे? बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इवन द नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट को, द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एड्रेस करते हैं दोनों हाउसेस को पार्लियामेंट के, जब वो साथ में फर्स्ट सेशन के लिए आते हैं। और कब आती हैं ये दोनों हाउसेस साथ में? जनरल इलेक्शन के बाद। ठीक है। एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ईच ईयर। जब भी बेटा हर साल फर्स्ट सेशन होगा तो उसमें भी प्रेसिडेंट एड्रेस होगा, और जनरल इलेक्शन के बाद भी जब फर्स्ट सेशन होगा तब भी प्रेसिडेंट एड्रेस होगा। ठीक है। और बेटा जब भी प्रेसिडेंट को ऐसे लगता है तो वो एड्रेस कर सकता है किसी भी हाउस को। द प्रेसिडेंट में एड्रेस ईदर हाउस और देयर जॉइंट सिटिंग एट एनी टाइम। जब भी प्रेसिडेंट को ऐसे लगता है मुझे पार्लियामेंट में जाना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, भले वो लोकसभा की मीटिंग्स हो, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स हो, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स हो, जा सकता है। इवन जॉइंट सिटिंग को भी ये कभी भी एड्रेस कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने मैसेजेस को दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, दोनों हाउस में भेज सकते हैं, है ना, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब बेटा मैंने थोड़ी देर पहले दोनों हाउसेस बोला, ऐसा लिख के नहीं आ जाना, तो गलत है। ठीक है। द प्रेसिडेंट मे ऑल्सो सेंड मैसेज टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट।
लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से किसी को भी ये मैसेज भेज सकते हैं, इवन दोनों को भी भेज सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 4th पॉइंट को, असेंट टू द लेजिस्लेशन। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना असेंट देते हैं किसी भी बिल को, और कई बार उसे रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी 3 तरीके से प्रेसिडेंट बिहेव कर सकते हैं। मतलब जब भी कोई प्रस्ताव बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो भी जाएगा, पर जब तक प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर नहीं कर देते हैं वो लॉ नहीं बन पाएगा। ठीक है, वो एक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, बिल से एक्ट, बिल से लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट के एसेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रेसिडेंट 3 तरीके से बिहेव कर सकता है बेटा इस केस में, कि पहले तो होती है एब्सोल्यूट एसेंट। ठीक है, जहाँ पर सिंपली प्रेसिडेंट अप्रूव कर सकते हैं बिल को। दूसरा होता है पॉकेट वीटो, मतलब ना ही तो बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए भेज रहे हैं, ना ही तो उस पर साइन करके हाँ बोल रहे हैं, बस अपने पास रख लिया है। ठीक है, विथ होल्ड कर लिया है, तो इसको विथ होल्डिंग असेंट भी कह सकते हैं और पॉकेट वीटो भी कह सकते हैं। अब थर्ड की बात हम करेंगे, तो थर्ड जो असेंट होती है वो रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन होती है, कि भाई आप इसको रिकन्सीडर करो। ठीक है, रिकन्सीडर करे लोकसभा राज्यसभा या ना करे, अगर दोबारा बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने ही पड़ेंगे। तो असेंट टू लेजिस्लेशन अब हम पढ़ेंगे। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने असेंट देते हैं बिल को, और कई बार उसे रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेज सकता है, पर मनी बिल के साथ ऐसा नहीं। मनी बिल तो गया तो प्रेसिडेंट को किसी भी कंडीशन में साइन करना ही है। समझ में आई बात? ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं करे। मनी बिल को छोड़ दो तो बाकी सारे बिल में से प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उनको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दे, उन्हें विद होल्ड कर ले। इफ़ द बिल इज़ पास्ड अगेन बाय बोथ द हाउसेज, अगर वो बिल जो उसने रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा था, मनी बिल तो भेज ही नहीं सकता है, उसको तो साइन करना ही पड़ेगा। दूसरे बिल को जब उसने रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा, तो वो बिल जब वापस आएगा बेटा, वो अमेंडमेंट के साथ आए या विदाउट अमेंडमेंट आए, जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए थे प्रेसिडेंट ने उसके साथ आए या बिना उसके आए, तब भी प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देना ही पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट 5th पॉइंट को डिस्कस करेंगे बेटा, प्रीवियस सैंक्शन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल। देखो, जो मनी बिल होता है इसको रोक प्रेसिडेंट नहीं सकते हैं, ये बात हमने पढ़ ली। पर मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। मनी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाएगा विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नहीं देगा तब तक मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा। ठीक है, तो मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, दूसरा, इसको और हिंदी में सुन सकते हो बेटा, कि जो धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, उसके रिकमेंडेशन के बिना कभी भी प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सेकेंड, सिमिलरली अ बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्टरेशन ऑफ एरियाज़ ऑफ स्टेट्स। बेटा, जब कोई नया स्टेट बनाना हो, जैसे अभी हमने बनाया तेलंगाना, या किसी स्टेट की बाउंड्रीज़ को चेंज करना हो, उसमें कोई चेंज करना हो, तो उसे भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति हामी ना भर दे। तो अगर किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है, नया स्टेट बनाना है, तो भी राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना ये प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट 6th पॉइंट है पावर टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेस। ठीक है बेटा, हम यूजुअली जो हमारा पार्लियामेंट है वो 3 बार मिलता है, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन और बजट सेशन। इसके अलावा मॉनसून रिसेस में रहता है, छुट्टी में रहता है। तो इस बीच अगर कोई लॉ बनाने की बात आए तो वो कैसे होगा? क्या हम पार्लियामेंट के लगने का इंतज़ार करेंगे? तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि भाई इतना वेट मत करो, हम प्रेसिडेंट को पावर दे रहे हैं, वो लॉ बना देगा विद पार्लियामेंट अपने काम काज में नहीं होगी, रिसेस में होगी। क्लियर है? तो पावर टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेस, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंसेस को ला सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में? अध्यादेश जारी करना। तो अध्यादेश, ऑर्डिनेंसेस जारी करने का जो राइट है वो किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट के पास है। अब आप सोच रहे होंगे मैडम ने ऑर्डिनेंसेस भी बोल दिया, उसका हिंदी मीनिंग अध्यादेश भी बता दिया, पर ये होता क्या है? तो बेटा, ऑर्डिनेंस एक डायरेक्शन होता है या कमांड होता है जिसका जो नेचर होता है वो अथॉरिटेटिव होता है। तो ऑर्डिनेंसेस एक डायरेक्शन है, एक कमांड है जिनका नेचर अथॉरिटेटिव होता है, और ये
उसी फोर्स से काम करता है जिस फोर्स से पार्लियामेंट का कोई एक्ट काम करता है। बस ये है कि एक्ट तब बनाए जाते हैं जब पार्लियामेंट चल रही होती है, पर जब पार्लियामेंट नहीं चल रही होती है तो ऑर्डिनेंसेस बनाए जाते हैं। मतलब दोनों ही पावरफुल हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंसेस भी और एक्ट भी। तो एन ऑर्डिनेंस इज़ अ डायरेक्शन और अ कमांड, ये अथॉरिटेटिव नेचर का होता है, इसका भी उतना ही फोर्स होता है, इफेक्ट होता है जितना एक्ट का होता है। ये जो पावर है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो अब हम पढ़ लेंगे। ये जो पावर है प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंसेस जारी करने की, अध्यादेश निकालने की, वो तभी यूटिलाइज हो पाएगी बेटा तब पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे होंगे, पार्लियामेंट रिसेस में होगा। द ऑर्डिनेंसेस कैन बी प्रोमलगेटेड एट टाइम व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, जब दोनों हाउसेस में सेशन नहीं चल रहा होगा। दूसरे शब्दों में कहें कि वन हाउस इज़ इन सेशन, देयर इज़ नो बार ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंसेस। अगर एक भी हाउस सेशन में होगा तो ऑर्डिनेंसेस इशू नहीं किए जाएंगे। बेटा अगर एक भी हाउस काम पर है, सेशन में है, तो ऑर्डिनेंसेस इशू नहीं किए जाएंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंसेस इफ़ ईदर द लोकसभा और राज्यसभा इज़ इन सेशन, ठीक है। और ये जो पावर दी गई है हमारे प्रेसिडेंट को, वो दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग कि भाई ये ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है। नेक्स्ट बेटा, जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे ये उनकी सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करेगा कि उन्हें लगता है कि भाई यार एक ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पर इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी है। द प्रेसिडेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, ऐसी परिस्थितियाँ हैं, ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ पर मेरा इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद से सेटिस्फाई हैं कि भाई इमीडिएट एक्शन बहुत ज़रूरी है तो ये सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट का और वो एक्शन ले सकते हैं। अब बेटा सी पॉइंट में डिस्कस कर रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनना। देखो ऑर्डिनेंस पास हो गया, पर जैसे ही दोनों हाउसेस रीअसेंबल होंगे, गैदर टुगेदर अगेन, रिसेंबल का मतलब रीअसेंबल का मतलब क्या होता है, गैदर टुगेदर अगेन, वापस से साथ में आ जाना। तो जैसे ही दोनों हाउसेस अपना सेशन स्टार्ट करेंगे तो ये जो ऑर्डिनेंसेस होंगे, या तो ऑर्डिनेंस होगा, एक ऑर्डिनेंस पास हुआ तो ठीक, दो हुए तो इन दोनों को ही पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में, राज्यसभा में। अगर पार्लियामेंट इन ऑर्डिनेंसेस को डिसअप्रूव कर दे तो ये लैप्स हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे वहीं पर अगर हमारी पार्लियामेंट इन्हें अप्रूव कर दे तो ये क्या बन जाएंगे बेटा, एक्ट बन जाएंगे, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है बेटा कि इफ़ इट इज़ नॉट डिसअप्रूव्ड, अगर इसे पार्लियामेंट ने डिसअप्रूव नहीं किया पर ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट। मतलब इसके डिसअप्रूव की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी इसके अप्रूव होने की वैल्यू है, ठीक है। अगर पार्लियामेंट ने इसे अप्रूव कर दिया तो ये एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। पर अगर हमारी पार्लियामेंट ने डिसअप्रूव किया तो लैप्स हो गया। पर अगर हमारी पार्लियामेंट कुछ भी नहीं कर रही है, इसे ना ही तो अप्रूव किया ना ही डिसअप्रूव किया, तो भी 6 वीक में, जैसी पार्लियामेंट रिजेंबल होगी उसके 6 वीक में ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम ऑर्डिनेंसेस को किस तरीके से देखते हैं, टेम्पररी मेजर्स की तरह देखते हैं। इन द मीन टाइम बेटा इसी बीच हम जितने भी अध्यादेश हैं या जो ऑर्डिनेंसेस हैं, हमारी जो पार्लियामेंट है उन्हें रिप्लेस कर सकती है किसी भी एक्ट के द्वारा। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट असेंट टू स्टेट बिल। बेटा क्या है टॉपिक, प्रेसिडेंट असेंट टू द स्टेट बिल। बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर में पास होते हैं उन्हें गवर्नर अपने पास रख सकता है कि भाई मैं इस पे पहले प्रेसिडेंट से बात करूँगा। जो प्रेसिडेंट होते हैं कई बार अपनी असेंट नहीं देते हैं उस बिल पर जो कंसिडरेशन के लिए रखा गया था, और कई बार प्रेसिडेंट को लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए तो वो रिकन्सिडरेशन के लिए उस बिल को वापस पहुँचा देते हैं, ठीक है। अ बिल अफेक्टिंग द पावर ऑफ हाई कोर्ट्स मस्ट ऑल बी रिजर्व। अच्छा, वो सारे बिल जो हाई कोर्ट की पावर्स को अफेक्ट करते हों वो हमेशा रिजर्व किए जाते हैं, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है।
यार बेटा ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और हर चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको समझाने में टाइम लगता ही है। चलो तो हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल पावर्स। तो बेटा जो मनी बिल होता है ना वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि मनी बिल को अगर लेके आना है तो किसकी रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट है, प्रेसिडेंट की। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सेकेंड, जो प्रेसिडेंट होते हैं वही एनुअल बजट को दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट कराते हैं। बेटा जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वही एनुअल बजट को पार्लियामेंट के दोनों सदनों में दोनों हाउसेस के समक्ष प्रस्तुत कराते हैं। ठीक है। थर्ड है कंटिजेंसी फंड। तो बेटा कंटिजेंसी फंड को लेकर के भी ज़्यादा पावर किसके पास ही होती हैं, प्रेसिडेंट के पास ही होती हैं। ठीक है। तो बेटा कंटिजेंसी फंड का पूरा कंट्रोल किसके पास ही होता है, प्रेसिडेंट के पास ही होता है। प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं भाई इसको कैसे खर्चा किया जाएगा। द कंटिजेंसी फंड इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट चाहें तो वो कुछ पैसा अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए एडवांस कर सकते हैं, क्योंकि कंटिजेंसी फंड को बनाया इसलिए जाता है। कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम, आकस्मिक अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसको हमने पहले से फोरकास्ट नहीं किया है। पर देखो प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, कहीं पर फ्लड आती है, कहीं पर ड्राउट आती है या कोविड जैसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो कंटिजेंसी फंड में से कुछ पैसा निकाल के दे सकती है सरकार को खर्चे के लिए, अनफॉर्चुन एक्सपेंडिचर के लिए। अब हम बेटा अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जुडिशियल पावर्स को। तो बेटा आर्टिकल 72 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा आर्टिकल बेटा, आर्टिकल 72 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को माफ़ कर सकता है। पार्डन करना मतलब माफ़ करना, और उसकी पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है। किसी व्यक्ति को दी गई सज़ा को माफ़ करना, उसे कम करना, ये किसके हाथ में होता है, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। पर ये जो पावर्स होती हैं कि किसी के पनिशमेंट को आप कम कर दोगे, उसे माफ़ कर दोगे, वो कुछ केसेस में ही प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहला, बेटा पहले तो आप लोग ये समझो कि कोर्ट मार्शल क्या होता है। कोर्ट मार्शल रेफर्स टू अ मिलिट्री कोर्ट और ट्रायल वेयर मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आर ट्राइड, जहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर को का ट्रायल होता है। मिलिट्री कोर्ट को हम क्या कहते हैं, कोर्ट मार्शल। ठीक है। तो जहाँ पर पनिशमेंट और सेंटेंस किसके थ्रू मिला हो, कोर्ट मार्शल के थ्रू मिला हो, वहाँ पर प्रेसिडेंट इंटरफेयर कर सकते हैं। बेटा जब किसी अपराधी ने कोई ऐसा अपराध किया हो जो यूनियन लॉज के अगेंस्ट में हो तो भी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इंटरफेयर कर सकते हैं, माफ़ी दे सकते हैं, सज़ा कम कर सकते हैं। तीसरा, डेथ के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं। मृत्युदंड के सभी मामलों में प्रेसिडेंट के पास पावर है। अगर किसी व्यक्ति ने यूनियन लॉज के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस किया है तो प्रेसिडेंट माफ़ी दे सकते हैं। और जब सज़ा कहाँ से मिली हो, कोर्ट मार्शल से मिली हो, तब भी प्रेसिडेंट इंटरफेयर कर सकते हैं। अ पार्डन मे बी एब्सोल्यूट एज वेल एज कंडीशनल। अब बेटा आपको माफ़ी मिल रही है तो हो सकता है वो एब्सोल्यूट हो कि पूरी तरह आपको माफ़ कर दिया, और कई बार कंडीशनल माफ़ी भी होती है कि भाई ये करोगे तो ऐसा, वो करोगे तो ऐसा। तो पार्डन एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। जो पार्डनिंग पावर है, लोगों को माफ़ करने की जो पावर है, वो भी मोस्ट ऑफ द पावर की तरह ही है, जहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल सिर्फ कितना होता है बेटा, नॉमिनल होता है। प्रेसिडेंट इस पावर को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। आई बात समझ में? तो ये तीनों केसेस याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि भाई जुडिशियल पावर है कि नहीं प्रेसिडेंट के पास, तो बोलना है। पर सिर्फ तीन केसेस होंगे, 3 केसेस की कंडीशन बनेगी तभी प्रेसिडेंट सज़ा माफ़ कर सकते हैं। बेटा जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो आंसरेबल नहीं होते हैं किसी भी कोर्ट के लिए। कब? जब वो अपनी पावर्स को, ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तब कोई कोर्ट उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और अगर पूछेगा भी तो वो आंसरेबल नहीं है। उनकी इच्छा होगी तो बताएंगे, नहीं होगी तो नहीं बताएंगे। एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो प्रेसिडेंट के साथ जुड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप इंस्टीट्यूट ही नहीं कर सकते अगेंस्ट द प्रेसिडेंट जब तक प्रेसिडेंट के पद पर है। मतलब उन 5 सालों में आप उसके ऊपर कोई केस नहीं चला सकते। ठीक है, किसी भी कोर्ट में।
जब तक उसका टर्म ऑफ ऑफिस पूरा नहीं हो जाता। तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप इंस्टीट्यूट ही नहीं कर सकते, चालू ही नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के खिलाफ किसी भी कोर्ट में, जब तक वो ऑफिस में है। मतलब 5 सालों के लिए आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैंने ये जो बोला ना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लिटरल सेंस में मत लेना, मतलब इतना समझ जाओ कि जब तक टर्म ऑफ ऑफिस में वो है, जब तक 5 साल उसके पूरे नहीं हो जाते, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जा सकता किसी भी कोर्ट में। देखेंगे हमारे प्रेसिडेंट की एमरजेंसी पावर्स को। तो इमरजेंसी से ही पता चल रहा भाई कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसमें इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। तो इमरजेंसी क्या होता है? एन इमरजेंसी इज़ अ सडन एंड अनफोर्सिन सिचुएशन। बेटा अगर सीन होती तो वो इमरजेंसी नहीं होती है ना। अनफोर्सिन मतलब जिसको सोचा ना हो, जिसको समझा ना हो, जो अचानक से हुई हो और जो किसकी डिमांड करती हो इमीडिएट एक्शन की, तो उसे क्या कहते हैं? इमरजेंसी। तो इमरजेंसी क्या होती है? सडन होती है, अनफोर्सिन सिचुएशन होती है जो इमीडिएट एक्शन की डिमांड करती है कि भाई तुरंत कुछ ना कुछ कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान हम पे अटैक करता जाए, हमारा प्रेसिडेंट सोचेगा, प्राइम मिनिस्टर सोचेगा चलो 2-4 दिन बाद जवाब दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं होता ना, तुरंत हमको जवाब देना पड़ेगा। और बेटा इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को अज्यूम कर लेते हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके पास ये पावर है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, पर 3 कंडीशंस में। पहला, इमरजेंसी कॉज्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। जब कोई आर्म्ड रिबेलियन हो, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो या हमारी कंट्री वॉर में हो, तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और इसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी या जनरल इमरजेंसी। तो जब इमरजेंसी वॉर के कारण हो, आर्म्ड रिबेलियन के कारण हो या एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण हो, तो इसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं या जनरल इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड, जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रॉपर तरीके से काम ना करे, तो वहाँ पर भी प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है, जिसे हम क्या भी कहते हैं बेटा? प्रेसिडेंट रूल। ये ध्यान रखना कि स्टेट इमरजेंसी का दूसरा नाम क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल। तो जब किसी स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है या मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हम देखते हैं, तो हम इमरजेंसी जो लगाते हैं उसे हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल। एक तीसरी इमरजेंसी भी है जो हमारी कंट्री में आज तक नहीं लगाई गई, वो इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारी कंट्री में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। इवन हमने सोचा भी सिर्फ एक ही बार है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। कब सोचा? 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, जब हमें लगे कि हमारी इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट मिल रही है, वो कहीं डगमगा रही है, तो भी हम इमरजेंसी लगा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिशनरी पावर्स को। मतलब जब प्रेसिडेंट अपनी बुद्धि लगा के, अपने विवेक को लगाकर कोई डिसीज़न लेगा, तो उसे क्या कहेंगे? डिस्क्रिशनरी पावर। बेटा क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में बेचारा जो प्रेसिडेंट है वो काम तो करता है, पर किसकी एडवाइस पे करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है, क्योंकि गवर्नमेंट का हेड तो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। भले ही कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी कह ले कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्रेसिडेंट। पर बेटा पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेजर पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और बेचारा हमारा प्रेसिडेंट हमेशा किसकी एडवाइस पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है। इट डज़ नॉट हाउएवर मीन द प्रेसिडेंट इज़ मियर फिगर हेड। खैर सही तो है, पर अब ये लोग बोल रहे हैं तो हम मान लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट सिर्फ फिगर हेड है। बेटा मैं पूरे वीडियो में आपको बताती आई हूँ कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नॉमिनल हेड होता है, और यहाँ पर जाके मैं ऐसे बोलूँ कि वो सिर्फ फिगर हेड नहीं है, तो ये गलत ही होगा। बात तो सही है कि ये नॉमिनल हेड ही होता है, बस कुछ केसेस में ये अपनी मर्जी से काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख ही दिया इन लोगों ने, डज़ नॉट हाउएवर मीन दैट प्रेसिडेंट इज़ अ मियर फिगर हेड। मैक्सिमम केसेस में ये नॉमिनल हेड ही होता है बेटा,
कुछ केसेस में कुछ सिचुएशंस ही ऐसी अराइज होती हैं जब प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन से अपनी विद इन अ रीजनेबल लिमिट डिसीजन ले सकता है, अदरवाइज ये हमेशा डिसीजन लेगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन आया समझ में आया, मैं पूरे वीडियो में आपको बताया कि प्रेसिडेंट नॉमिनल है। फिर ये सेंटेंस अगर मैं तुम्हें समझाऊँ, इट डज़ नॉट हाउएवर मीन द प्रेसिडेंट इज़ मियर फिगर हेड, कि भाई प्रेसिडेंट सिर्फ फिगर हेड है, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, सब कुछ केसेस को छोड़ दोगे तो ऐसा ही है, प्रेसिडेंट से फिगर हेड ही है, सब कुछ केसेस में नहीं है। तो वो केसेस अब हम डिस्कस करेंगे। कई बार प्रेसिडेंट क्या होते हैं, किसी बिल को विथ होल्ड करके रख लेते हैं, उस पर अपनी असेंट नहीं देते हैं, ठीक है, और बिल में सेंड इट बैक फॉर रिकन्सिडरेशन, और कई बार वो बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज देते हैं। सिर्फ मनी बिल में ऐसा अधिकार उनके पास नहीं है, पर कुछ बिल को विथ होल्ड करके रख सकते हैं, है ना। और कई बार वो बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए भेज देते हैं, तो ये पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। बेटा क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहीं पर भी प्रेस्क्राइब नहीं किया है कि वो कौन सी टाइम लिमिट होगी जिसमें प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करना ही होगा अपनी एसेंट को या अपने रिफ्यूज़ल को, या बिल को रिटर्न करना पड़ेगा रिकन्सिडरेशन के लिए, ठीक है। ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। और एक बार ऐसे हुआ भी है, जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे राजीव गांधी और प्रेसिडेंट हुआ करते थे ज्ञानी जैल सिंह, तो ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी का बिल रोक लिया था। जब ज्ञानी जैल सिंह ने बिल वापस भेजा, जब तक प्राइम मिनिस्टर ही नहीं थे राजीव गांधी वहाँ से हट गए थे। आई बात समझ में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहीं डिस्क्राइब ही नहीं किया, प्रेस्क्राइब ही नहीं किया है वो टाइम लिमिट जिसमें कि हमारे प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करना पड़े इसकी एसेंट को या इसके रिफ्यूज़ल को, या बिल को रिटर्न करना पड़े कंसिडरेशन के लिए। जो प्रेसिडेंट है वो पूरी लिबर्टी को एंजॉय करता है इस केस में, टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट और प्रॉपर, कि भाई वो पहले डिसाइड करे क्या सही है क्या नहीं है, उसके बाद बिल भेजना है तो भेजे, नहीं तो नहीं भेजे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पावर हमारे प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं कि अगर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाए, कई बार ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है आफ्टर जनरल इलेक्शन कि कोई पार्टी या कोई लीडर मेजॉरिटी को एंजॉय नहीं करता, मेजॉरिटी सपोर्ट उसे लोकसभा में नहीं मिलता, मतलब वो 272 का जो क्या बोलते हैं मैजिकल फिगर है उसको अचीव नहीं कर पाता। 272 है ना बेटा? हाँ बेटा, तो उससे कितनी सीट्स चाहिए होती हैं? 272 और मोर, तभी वो सरकार बना पाएगा। हो सकता है किसी पार्टी को, किसी लीडर को इतनी सीट्स मिली ही ना हो। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं कि वो डिसाइड कर दें कि वो किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा ये पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी बेटा, ईजी तो है ना भाई। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जो मेजॉरिटी किसी पार्टी को, किसी लीडर को नहीं मिल रही है, प्रेसिडेंट क्या करे? तो प्रेसिडेंट यहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विवेक, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करके किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। अब किसी को भी बेटा ऐसा नहीं हुआ कि भोपाल के एक 3 नंबर की बिल्डिंग के 4 नंबर के ब्लॉक से किसी व्यक्ति को उठा के बना दिया, जो पार्टीज़ वगैरह हैं, जो मेंबर्स हैं, उनमें से किसी को बनाएगा। अब कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया लोकसभा में, और प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कि मैं रेजिग्नेशन सबमिट नहीं करूँगा। इंस्टीड ऑफ सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन, वो रेजिग्नेशन सबमिट करने की बजाय प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहा है प्रेसिडेंट से कि आप हाउस को डिसॉल्व कर दो, है ना। इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट पूरी तरह डिसाइड करेंगे अपने दिमाग से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस टाइम में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंस को लॉस्ट कर चुके हैं, तो इनके एडवाइस पे बिल्कुल भी प्रेसिडेंट काम नहीं करेंगे। फिर से ध्यान से सुनो जिनको समझ में नहीं आया बेटा। कई बार ऐसा होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने कॉन्फिडेंस को लॉस्ट कर देता है लोकसभा में, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। अब जो प्राइम मिनिस्टर वो ज़्यादा होशियार बन रहा है, वो क्या कर रहा है, रेजिग्नेशन देने के बजाय इंस्टीट्यूट ऑफ सबमिटिंग रेजिग्नेशन के प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है प्रेसिडेंट से कि पूरे हाउस को डिसॉल्व कर दो, आप डिसोल्यूशन कर दो हाउस का। इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट बिल्कुल भी बाउंड नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करेगा। यहाँ पर प्रेसिडेंट एक्सप्लोर करेगा उन पॉसिबिलिटीज़ को जहाँ पर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाई जा सके, सेंटर में सेकेंड मेजॉरिटी पार्टी को ढूंढेगा, अलायंस से बात करेगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन, ये बहुत ही डरावनी कंडीशन है बेटा। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया, बहुत सारे लीडर क्लेम कर रहे हैं कि अब तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मैं ही, नेक्स्ट सक्सेशन मैं ही, है ना। पर
ये प्रेसिडेंट को पता है कि ये लोग स्टेबल गवर्नमेंट नहीं देंगे, बट दे डू नॉट स्टैंड मच चांस ऑफ गिविंग स्टेबल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट एक्सप्लोर करेगा उस पॉसिबिलिटी को जहाँ पर वो ऑल्टरनेटिव प्रॉपर गवर्नमेंट बना पाए जो एक स्टेबल गवर्नमेंट की गारंटी दे पाए। पर अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा और फिर से होंगे जनरल इलेक्शंस। ठीक है बात। 17 अप्रैल 1999, 17 अप्रैल कैसे पढ़ते हैं इसको, 1999 में जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अपने रेजिग्नेशन को सबमिट कर दिया। फिर से ध्यान से सुनो, 17 अप्रैल 1999 को जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने अपने रेजिग्नेशन को सबमिट कर दिया। प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं कांग्रेस लीडर श्रीमती सोनिया गांधी को कि वो न्यू गवर्नमेंट में पोजीशन लें सेंटर में, पर सोनिया गांधी रिफ्यूज़ कर देती हैं। क्यों रिफ्यूज़ कर देती हैं? उन्हें तो डर लगा रहता है ना कि भाई मेरी सासू माँ प्राइम मिनिस्टर थी, मारी गई, मेरे पति राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, मारे गए, भाई मैं नहीं मरना चाहती। तो सोनिया गांधी यहाँ बैकआउट कर देती हैं। और बेटा जब डर के कारण सोनिया गांधी नहीं मानती हैं तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डिसॉल्व कर देते हैं 12th लोकसभा को। 12th लोकसभा का टाइम पीरियड कब से कब तक था बेटा? 23 मार्च से स्टार्ट होता है 1998 में और 26 अप्रैल तक चलता है 1999 में। ठीक है, इतना ही, एक साल। कब से स्टार्ट होता है? एक साल 1 महीने। 23 मार्च से स्टार्ट हुआ 1998 में और 26 अप्रैल 1999 को ख़त्म हो गया। फिर अब हम पढ़ेंगे इमरजेंसी ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, आर्म्ड रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन, ये सब किसके अंदर आते हैं? नेशनल इमरजेंसी के अंदर आते हैं। और नेशनल इमरजेंसी हम लगाते हैं अंडर आर्टिकल 252। वो सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर हम घोषणा कर सकते हैं इमरजेंसी की। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में बी मेड, देखो घोषणा आप कर सकते हो नेशनल इमरजेंसी की कब? जब प्रेसिडेंट पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाए कि जो इंडिया की सिक्योरिटी है या इंडिया के किसी पार्ट की सिक्योरिटी है वो अंडर थ्रेट है। ठीक है, वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है, कहीं पर एक्सटर्नल अग्रेशन है या कहीं पर लोग आर्म्ड रिबेलियन कर रहे हैं। तो इन तीनों ही सिचुएशन में प्रेसिडेंट जब सेटिस्फाई हो जाएं कि भाई अब तो अति हो रही है, अब मेरे देश की कंट्री या मेरे देश के किसी स्टेट में या किसी पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, तो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो एवरी सच प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। अब देखो यहाँ पर भी प्रेसिडेंट के हाथ कितने बंधे हुए हैं कि प्रेसिडेंट लगा सकता है इमरजेंसी, पर उसे अप्रूव कराना है किससे? दोनों ही हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। इवन देन, इसके बाद भी इट कैन नॉट रिमेन इन ऑपरेशन फॉर मोर देन 6 मंथ एट अ टाइम। और एक बार इमरजेंसी लगाई तो वो 6 महीने से ज़्यादा ऑपरेशनल नहीं रहेगी। ठीक है, इट विल गेट अ फ्रेश लीज ऑफ 6 मंथ एवरी टाइम आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, बाय द सेट मेजॉरिटी। सेट मेजॉरिटी से हर 6 महीने में आपको वापस से उसको अप्रूव कराना पड़ेगा। तो नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है? वॉर के केस में, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के केस में। प्रेसिडेंट इसे लगाने की पूरी ताकत रखता है, पर उसे पास कराना पड़ेगा दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से विद इन अ मंथ। और एक बार इमरजेंसी लगाई तो वो 6 महीने से ज़्यादा काम नहीं करती है। हर 6 महीने में आपको उसको रिन्यू करना होगा, फ्रेश लीज लानी होगी। इफेक्ट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो बेटा पहला इफेक्ट हम पढ़ेंगे, जब तक इमरजेंसी ख़त्म नहीं हो जाती जो फेडरल प्रोविज़न होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें सस्पेंडेड रखा जाता है। सस्पेंडेड रखा जाता है फेडरल प्रोविजंस को। फेडरल प्रोविजंस का मतलब क्या है? जो हमारे यहाँ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग काम कर रही है, इनकी पावर्स अलग है। इस फेडरल प्रोविजन पे थोड़ी सी रोक लगा दी जाती है, पूरे सिस्टम को सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, जो यूनियन पार्लियामेंट होती है वो लेजिस्लेट कर सकती है उन सब्जेक्ट के ऊपर भी जो स्टेट लिस्ट में है। देखो बेटा हमने पढ़ा था पहले भी, अभी इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ा पर पहले आपको पता होगा, 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और एक चौथी भी होती है रेसिडरी लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट होती है उस पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जो स्टेट लिस्ट होती है उस पर कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो भाई जब इमरजेंसी लगी होती है तो स्टेट के मैटर्स पे भी लेजिस्लेट लॉ बना सकता है कौन? हमारा यूनियन। क्या क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। और वो फंडामेंटल राइट्स जो हम एंजॉय करते हैं अंडर आर्टिकल 19, फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल के अंतर्गत दिए गए हैं? आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिए गए हैं, वो भी सस्पेंडेड रहते हैं।
जैसे आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली दे दी गई है ना, वो सब छीन ली जाएगी। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सच राइट। और जब इमरजेंसी लगी हुई है, आपके राइट को प्रेसिडेंट ने ही सस्पेंड किया हुआ है, तो आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते इसके खिलाफ, ठीक है। कोर्ट में भी नहीं जाओगे, आपके हमारे राइट सस्पेंड हो गए हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते। कौन से राइट्स के लिए जा सकते हो बेटा? देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें नहीं मिल रही, इसके लिए आप नहीं जा सकते हो। फ्रीडम ऑफ असेंबली नहीं मिल रही, आप इसके लिए नहीं जा सकते हो। पर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो राइट्स दिए गए हैं, इनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को पनिश नहीं किया जाएगा सेम ऑफेंस के लिए मोर देन वंस। भैया आर्टिकल 20 क्या कह रहा है कि भाई मैंने एक बार गुनाह किया तो मुझे एक बार पनिशमेंट दो, एक ही गुनाह की 5 बार आप पनिशमेंट नहीं दे सकते। आर्टिकल 20 समझ में आया। अब आर्टिकल 21 की बात करेंगे तो आर्टिकल 21 डिक्लेयर करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। भाई आर्टिकल 21 ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकते, ठीक है। लॉ के द्वारा स्थापित जो नियम कानून है, उनके अलावा आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी पे कोई अटैक नहीं कर सकते हो। बेटा जब इमरजेंसी लगती है तब लोकसभा के लाइफ को एक्सटेंड कर दिया जाता है 1 साल तक के लिए। 1 साल से ज़्यादा नहीं, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल तक आप लोकसभा की लाइफ को, जैसे 5 साल लोकसभा का पीरियड है तो आप उसको 6 साल का कर सकते हो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। बट इन नो केस इट मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 6 मंथ आफ्टर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एंड। पर जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म होगी, इमरजेंसी का एंड होगा, विद इन 6 मंथ आपको लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ेगा अगर उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया है तो। समझ में आई बात? इमरजेंसी लगी रहेगी तो आप लोकसभा के पीरियड को 1 साल तक बढ़ा सकते हो, पर जब इमरजेंसी एंड होने का डिक्लेरेशन हो जाए उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा बेटा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मुझे यहीं डिस्कस कर लेना चाहिए था पर मैंने किया नहीं, सॉरी। अभी तक अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंडिया में कितनी बार इमरजेंसी लगाई गई है तो बोल देना 3 बार। 3 टाइम इमरजेंसी लगाई गई है। पहली बार लगाई गई थी इंडो चाइना वॉर में जो हुआ था 1962 में। दूसरी बार इमरजेंसी लगाई गई थी 1971 में जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था। और तीसरी बार लगाई थी इंदिरा गांधी ने 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीज़न उनके खिलाफ आया था। बेटा अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इमरजेंसी पावर्स। जो फर्स्ट प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का पहली बार हमने आर्टिकल 352 का यूज़ करते हुए इमरजेंसी लगाई थी कब? अक्टूबर 26, 1962 को। पहली इमरजेंसी लगी थी 26 अक्टूबर 1962 को, 26 अक्टूबर 1962 को, जब चाइनीज़ एग्रेशन हो रहा था इन द नेफा रीजन। बेटा क्या ये बात समझ में आ गई कि आर्टिकल 352 का यूज़ करते हुए हमने पहली बार इमरजेंसी की घोषणा की थी अक्टूबर 26, 1962 को। और क्यों की थी? क्योंकि चाइनीज़ एग्रेशन चल रहा था नेफा रीजन में। नेफा रीजन हम किसको बोलते हैं बेटा? ज़रा यहाँ पे नोट कर लेना। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन, सॉरी एजेंसी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, क्लियर है? इसमें आता है अरुणाचल प्रदेश और जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पर चाइना बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा था, इसलिए लगाई गई थी। जो सेकेंड टाइम हमने आर्टिकल 352 का यूज़ करते हुए इमरजेंसी लगाई वो लगाई थी 3 दिसंबर 1971 को। 3 दिसंबर 1971 को हमने सेकेंड टाइम इमरजेंसी लगाई जब पाकिस्तान ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, ठीक है। और बेटा ये प्रोक्लेमेशन अभी चल ही रहा था। दिस प्रोक्लेमेशन वाज ऑलरेडी इन ऑपरेशन। ये प्रोक्लेमेशन अभी ऑर्डर में चल ही रहा था। तब 25 जून 1975 को थर्ड प्रोक्लेमेशन आ गया ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को नल एंड वॉइड घोषित किया था कि उन्होंने जो इलेक्शन से वो फेयर मीन्स से नहीं जीता है, इसलिए उनसे उनकी जो सीट है वो छीन ली जाएगी और वो किसी भी पोजीशन पे नहीं रहेंगी। तो इंदिरा गांधी ने इम्पोज कराई थी 25 जून 1975 को इमरजेंसी। किस ग्राउंड पे? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड पे।
नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टेट इमरजेंसी को। इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, जिसे हम प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं, ये लगाई जाती है अंडर आर्टिकल 356। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, और इसी को हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। तो वो सारे सर्कमस्टांसेस को हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। जो दूसरे प्रकार की इमरजेंसी है वो तब आती है जब स्टेट मशीनरी का ब्रेकडाउन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो किसी स्टेट में, ठीक है। द सेकेंड काइंड ऑफ इमरजेंसी अराइजेज व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ अ स्टेट ब्रेक डाउन इफ़ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीप्ट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर, और अदरवाइज गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दे या प्रेसिडेंट को कहीं और से पता चले और प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो इस बात को लेकर के कि स्टेट अपने ऑपरेशंस को प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, स्टेट अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, कई बार ऐसे होता है कि जो स्टेट मशीनरी होती है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप होता है जैसे उसका यूज़ होना चाहिए वैसे यूज़ नहीं होता है, तो गवर्नर की एडवाइस पे या किसी और तरीके से अगर प्रेसिडेंट को पता चलता है और प्रेसिडेंट इस बात से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं भैया ये स्टेट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो वो स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं। और बेटा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जितने भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के काम हैं, जो उनके फंक्शंस हैं, उन सबको खुद अपने हाथों में ले लेते हैं, और इसीलिए इसे पॉपुलरली हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट का रूल ख़त्म, अब किसका रूल चालू होगा वहाँ पे, प्रेसिडेंट का। बेटा इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 मंथ्स का होता है, ठीक है। अगर ये 2 मंथ के बाद भी चलती है तो पार्लियामेंट से इसको रेटिफाई होना बहुत ज़रूरी है। बट इवन इफ पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट इस प्रोक्लेमेशन को, इस घोषणा को रेटिफाई कर भी देती है तो भी ये 6 मंथ तक ऑपरेट होगी, बस 6 मंथ के बाद ये ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगी। फिर से पार्लियामेंट से परमिशन लेंगे और फिर हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं 6 मंथ तक। तो जो प्रेसिडेंट रूल है वो किसी भी स्टेट पे नॉर्मली 1 साल तक चल सकता है, ठीक है। तो बेटा फिर से ध्यान से सुनना, जो ड्यूरेशन होता है इस प्रोक्लेमेशन का सिर्फ 2 महीने होता है, पर अगर ये 2 महीने से ज़्यादा चलेगी तो पार्लियामेंट से रेटिफाई होना ज़रूरी है। एक बार रेटिफाई हो भी गई तो ये सिर्फ 6 महीने और चल सकती है, 6 महीने बाद ये खुद ही ख़त्म मतलब सीज हो जाएगी। फिर से हमें इसे एक्सटेंड करना है तो हम 6 मंथ के लिए इसे एक्सटेंड करा सकते हैं पार्लियामेंट से। तो प्रेसिडेंट रूल नॉर्मली 1 साल तक चलता है। बेटा प्रेसिडेंट का जो रूल है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए एक्सटेंड हो सकता है सिर्फ 2 कंडीशन में। पहला हो सकता है इमरजेंसी पूरे इंडिया में लगी हो या स्टेट के किसी पार्ट में लगी हो, तो इमरजेंसी 1 साल से ज़्यादा चल सकती है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई कर दे कि भैया इस स्टेट में, इस लेजिस्लेटिव असेंबली में तो इलेक्शन करवाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो प्रेसिडेंट रूल 1 साल से ज़्यादा चल सकता है। फिर से ध्यान से सुनो, किस केसेस में प्रेसिडेंट रूल 1 साल से ज़्यादा चल सकता है, तो सिर्फ 2 कंडीशन बनती है। पहला, या तो इमरजेंसी पूरे इंडिया में लगी हो, स्टेट के किसी पार्ट में लगी हो। दूसरा, कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सर्टिफाई कर दे कि भाई यहाँ इलेक्शन कंडक्ट कराना लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मेरे बस की बात तो नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हाथ जोड़ लिए पूरी तरीके से कि भाई इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन कि भाई जब पूरे इंडिया में इमरजेंसी लगी हो या स्टेट के किसी पार्ट में लगी हो तो 1 साल से ज़्यादा चल सकती है। बट नो सच प्रोक्लेमेशन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 3 ईयर, पर फिर भी हद बेटा ये 3 साल चल सकती है, 3 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती। क्लियर है? या अब हम देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट रूल के। तो पहला इफेक्ट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं उन्हें डिसॉल्व कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और पूरे स्टेट लेजिस्लेचर की पावर कौन एक्सरसाइज करता है? पार्लियामेंट। तुम दोनों। और बेटा स्टेट का जो एनुअल बजट होगा ना उसको भी पास कौन करेगी? पार्लियामेंट। तो पहली कंडीशन, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी, पार्लियामेंट रूल सर्कुलेशन बनाएगी, एनुअल बजट भी उस स्टेट का पार्लियामेंट ही पास करेगी। यूज़ ऑफ पावर, जो पावर होती हैं बेटा, अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ द पावर को। तो बेटा आज तक 125 बार हम स्टेट इमरजेंसी लगा चुके हैं। दिस पावर हैज़ बीन यूज्ड मोर देन 130 टाइम्स ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन फैक्ट इस पावर के यूज़ को हम जस्टिफाई तभी कर सकते हैं जब फॉलोइंग केसेस हो। पहला केस कि भाई असेंबली इलेक्शन हो चुके हैं पर किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है, कोलिशन गवर्नमेंट भी उस स्टेट में नहीं बन रही, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? अपना रूल लगा देगा। स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो गए, किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, अब प्रेसिडेंट क्या कर देगा? प्रेसिडेंट रूल लगा देगा, ठीक है। किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है हाउस में और स्टेट
कोलेशन गवर्नमेंट भी फॉर्म नहीं कर पा रहा है। दूसरा केस जहाँ पर मिनिस्ट्री ने तो रिज़ाइन कर दिया है, द एंटायर मिनिस्ट्री हैज़ रिज़ाइन, पर कोई पार्टी इच्छा ही जाहिर नहीं कर रही है या समर्थ ही नहीं है सरकार बनाने में, तो बेचारे प्रेसिडेंट क्या करेंगे? मिनिस्ट्री रिज़ाइन कर गई, कोई दूसरी पार्टी या दूसरे लोग सरकार बनाने में या मेजॉरिटी साबित करने के काबिल ही नहीं है, तो फिर सरकार प्रेसिडेंट रूल लगा देगा। स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।